हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निजी चैनल। तो क्या आप सोच सकते हो कि एक टेक्नोलॉजी जो पूरे यूरोप को हिलाकर रख सकती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने राजाओं को भी डरा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं द रीडिंग मेनिया की, जहां बुक्स सुपरहिट हो गई और प्रिंट ने रिवॉल्यूशन ला दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 5। तो सबसे बात करेंगे कि लिटरेसी आखिर फैली कैसे। तो 17-18 सेंचुरी में कि यूरोप में ऐसा टाइम था तब जब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। धीरे धीरे चर्चेस ने गांव-गांव में स्कूल्स जाके खोलना शुरू कर दिया। आर्टिसंस और किसान भी पढ़ना चालू कर दिए। सोचो, कई जगह तो लिटरेसी रेट 60-80% तक भी पहुंच गया था। बस फिर क्या, लोगों को किताबें पढ़ना का चस्का लग गया और एक ऐसी रीडिंग मेनिया फैल गई। जैसे आजकल सोशल मीडिया का क्रेज़ है, प्रिंटर्स को बोलना पड़ता था और बुक्स छापो, जल्दी छापो। अब जब बुक्स की इतनी डिमांड थी तो सप्लाई भी आई, लेकिन सबका बजट नहीं होता था एक्सपेंसिव बुक्स का। तो प्रिंटर्स ने बनाई बजट बुक्स। जैसे कि आजकल हम मोबाइल रिचार्ज के पैक करवाते हैं, वैसे ही अलग अलग टाइप की पॉपुलर प्रिंट्स आए। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं अल्मैनेक्स और कैलेंडर्स, ये डेली लाइफ और रिचुअल के लिए थी। फिर बैलेट्स एंड फोक टेल्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज थी। चैप बुक्स, इंग्लैंड में ये चीप पेनी बुकलेट्स थी जो कि पुअर्स के लिए अफोर्डेबल थी। और बिब्लियोक्यू थी जो कि लो प्राइस स्मॉल बुक्स थी ब्लू कवर्स के साथ। और रोमांस और हिस्ट्रीज थी जो कि फिक्शनल स्टोरीज और टेल्स थी पास्ट की। तो बेसिकली ये सारी बुक्स के थ्रू एंटरटेनमेंट सबके पास पहुंचा। अब हम बात करेंगे पीरियोडिकल प्रेस एंड साइंटिफिक आइडियाज़ की। सिर्फ स्टोरीज़ ही नहीं, लोगों को न्यूज़ भी चाहिए था, इसलिए न्यूज़पेपर और जर्नल्स भी फेमस हुए। कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के लोग भी डिस्कस करते थे। ये नया ट्रेड रूट बना है, ये सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, साइंस अब सिर्फ साइंटिस्ट तक नहीं रही थी। न्यूटन जैसे जीनियस के आइडियाज़ कॉमन लोग भी पढ़ने लगे। सोचो, आपके गांव में भी कोई न्यूटन की थ्योरी डिस्कस कर रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि ये पीरियोडिकल प्रेस है, ये 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। इसमें करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़ एंटरटेनमेंट के साथ दिया जाता था। पब्लिक इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहती थी। इसी के साथ साइंटिफिक नॉलेज भी मिलता था उनको, साइंटिफिक टेक्स्ट मिलती थी जो कि पब्लिश होती थी। मैप्स और साइंटिफिक डायग्राम्स प्रिंट होते थे। आइजैक न्यूटन्स की रिसर्च भी प्रिंट हुआ करती थी, तो लोग इनके बारे में जाना करते थे। तो अब क्या हो गया कि बुक्स हर जगह स्प्रेड हो गई। तो बुक्स सिर्फ एक नॉलेज के लिए नहीं बल्कि एक पावर समझने लग गया, जिससे प्रोग्रेस, इनलाइटमेंट और टायरनी को ओवरथ्रो कर सकता है। एक ऐसा जरिया बन गया था बुक्स। फ्रांस की एक नॉवेलिस्ट थी जिनका नाम था मर्सियर। उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस दुनिया की सबसे ताकतवर इंजन है। उनके हिसाब से बुक्स पढ़ने से आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। उन्होंने ये फेमस लाइन भी कही कि टायरेंट्स यानी जलीलों, डर जाओ क्योंकि अब लिखने वाला आ गया है, राइटर्स की पावर आने वाली है। ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक डायलॉग था जो कि मर्सियर ने कहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रिंट एक टूल था जिसने एक एज क्रिएट करी थी। कोई एक कस्टमर फोर्स किया था जो कि रीज़न और इंटेलेक्ट के द्वारा रूल की जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ग्राउंड तैयार की थी? क्या बुक्स पढ़ने से ही लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हमें रिवॉल्यूशन करना चाहिए? आइए इस कनेक्शन को समझते हैं। हिस्टोरियन के पास इसके 3 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो है स्प्रेडिंग एनलाइटमेंट आइडियाज़। तो एनलाइटमेंट के सुपरस्टार्स जैसे कि वोल्टेयर, रोज़ो, पेन जैसे थिंकर्स, उनकी बुक्स काफ़ी सुपरहिट होने लगी थी। उन्होंने लोगों को सिखाया
कि भैया दिमाग लगाओ, अंधविश्वास मत करो, राजा और चर्च जो बोलते हैं वो सच नहीं होते हैं। उन्होंने एक रीज़न को हीरो बनाया और जब आप ऐसी बुक्स पढ़ोगे तो आपका वर्ल्ड व्यू भी बदल जाएगा, आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। तो ये है हमारे वोल्टेयर और रूसो। तब इसका इम्पैक्ट क्या हो गया कि जो सैक्रेड अथॉरिटी थी चर्च की, उन पर वो अटैक हो गई और रीडर्स ने एक दूसरी तरीके से सोचना चालू कर दिया, क्वेश्चनिंग करने लग गए वो। अब हम बात करते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट की, जो कि थी एक डिबेट का जगह आ गया पब्लिक में। तो प्रिंट ने एक नया कल्चर बना दिया था, डिबेट का कल्चर। जैसे आजकल ट्विटर ट्रेंड्स होती हैं, वैसे ही हर टॉपिक पर बात होती थी। सारे वैल्यूज़, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन रीइवैल्यूएटेड होते थे और डिस्कस्ड होते थे पब्लिकली। तो ये आप इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हो ये चीज़। पब्लिक अवेयर हो गई कि हम उनका पावर ऑफ रीज़न के बारे में, और वो रिकग्नाइज कर दी कि हर चीज़ को क्या ज़रूरत है क्वेश्चन करने की, जो भी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं। तो इसी वाइब्रेंट कल्चर जो डिस्कशन का था, उससे नए आइडियाज़ सोशल रिवॉल्यूशन के भी जन्म लेते हैं। अगर हम तीसरे आर्ग्यूमेंट की बात करें, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। 1780s तक अंडरग्राउंड लिटरेचर आने लगी थी जो डायरेक्टली रॉयल्टी को टारगेट किया करती थी। ऐसे कार्टून्स और मीम्स बनाए जाते थे जिसमें किंग को ऐश करते हुए दिखाए जाते थे और पब्लिक को सफ़र करते हुए दिखाया जाता था। जैसे कि कोई पॉलिटिशियन का मीम वायरल होता है, वैसे ही कार्टून्स लोगों के बीच सीक्रेटली सर्कुलेट होते थे। लोग हंसते भी थे और गुस्सा में भी रहते थे, और ये एंगर काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते गया। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो प्रिंट का आखिर ट्रू रोल क्या था। तो ये हम कह सकते हैं क्या जो कि बस बुक्स पढ़ ली और रिवॉल्यूशन हो गया? नहीं, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है। लोग सब कुछ पढ़ते थे, रिवॉल्यूशन आइडियाज़ भी आते थे और प्रो किंग प्रोपेगेंडा भी होता था। वो ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं थे, उन्होंने अपनी अकल लगाई और कुछ आइडियाज़ एक्सेप्ट किए और कुछ रिजेक्ट भी किए। प्रिंट ने डायरेक्टली ब्रेन वॉश नहीं किया, उसने बस लोगों को एक ऑप्शन दिया अलग सोचने का और सोचने की आज़ादी। तो अगर हम अब समरी और सिग्निफिकेंस की बात करें, तो नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर दिया गया था। हर प्रकार की चीज़ें प्रिंट होने लगी थी, एक डाइवर्सिफाइड कंटेंट आने लग गया था। लोगों को क्रिटिकलिटी सोचना सिखाया गया। एक नेशनल डिबेट क्लब भी बनाया गया जो कि एक पब्लिक स्फेयर था, और आखिर में अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए कॉन्फिडेंस दिया गया। एक टेक्नोलॉजी ने पूरे सोसाइटी का माइंडसेट ही बदल दिया। जहाँ किताब पहुँचाई वहाँ विचार भी पहुँचाए। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो तो, और सब्सक्राइब करिए पढ़ाई निंजा चैनल को। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।